Good morning, students. I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9th, chapter 2nd. फिजिक्स के चैप्टर सेकंड से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, हम पढ़ेंगे आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर सेकंड में हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें फोर्स के टू टाइप्स आते हैं. एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इंटरनल फोर्स. ठीक है, न्यूटन्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है. अगर कोई कार है, अगर इस कार पे कोई पीछे से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो उस कंडीशन में इस कार के लिए वो फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा. अगर ये कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स. और अगर कोई अंदर बैठ के इस सीट पे फोर्स लगा रहा है तो उस कंडीशन में इस सीट के लिए फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा. बट इस पूरे कार के लिए फोर्स क्या होगा, इंटरनली फोर्स होगा. क्यों? क्योंकि ये कार के अंदर ही फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो अगर इस कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स बाहर से लगता है उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, जो फोर्स अंदर से लगता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं. अब इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स से हम इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. अगर ये रेस्ट में है इसको मूव करा सकते हैं, बट इंटरनल फोर्स से हम इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हम कितना भी यहाँ पे फोर्स लगाएं इसके अंदर बैठ के ये मूव नहीं होगी. ठीक, मतलब इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, बट एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ये था इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अगर कोई बॉडी के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे. अगर किसी बॉडी के अंदर ही कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्स. ठीक, इंटरनल फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फोर्स कर सकते हैं. आगे आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा. गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वी शेप का सरफेस लिया, और ये सरफेस ऐसा था, फ्रिक्शनलेस सरफेस था. फ्रिक्शनलेस सरफेस उन्होंने वी शेप का क्या लिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया. मतलब ऐसा सरफेस लिया जिसमें फ्रिक्शन थोड़ा सा भी ना लगे या बहुत ही नेग्लिजिबल लगे. उसके बाद उन्होंने एक बॉल को यहां से क्या किया, छोड़ा, और देखा जब तो ये बॉल यहां से नीचे आई और फिर ये बॉल यहां से उसी हाइट तक गई जिस हाइट से उसको क्या किया गया था, छोड़ा गया था. जब उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा किया तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसको तो ऐसे ही रखा, लेकिन इस वाले जो सरफेस को थोड़ा और तिरछा कर दिया. सपोज दैट इस तरीके से तिरछा कर दिया. फिर उन्होंने बॉल को यहां से छोड़ा तो देखा कि ये बॉल जो है टकराने के बाद फिर ये यहां तक आ रही है. अब उन्होंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बॉल कवर कर रही थी और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रही है, इस बार क्या कर रही है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है उतने ही हाइट से छोड़ने के बाद भी, लेकिन जो हाइट है उसका फिर वही हाइट अपना वो क्या कर ले रही है, अटेन कर ले रही है. फिर उन्होंने इसको और तिरछा किया, फिर देखा कि ये वही हाइट तक क्या हो रही है, वापस जा रही है. इस बार और डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन हाइट क्या कर रही है, अपना उतना ही अटेन कर रही है. तो उन्होंने कहा कि ये बॉल जब नीचे आ रही है तो कुछ फोर्स उतना ही हाइट ये बॉल क्या कर रही है, कवर करना चाह रही है. अब उन्होंने क्या किया, लास्ट में इसको और थोड़ा वो किया तो फिर देखा कि ये बॉल उसी हाइट तक जा रही है. उसके बाद उन्होंने इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया. जब उन्होंने इस सरफेस को सीधा किया तो देखा कि ये बॉल कभी रुकेगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये बॉल क्या कर रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही है. अब ये बॉल अगर यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो उतना ही हाइट कवर कर रही है और यहाँ पे जाके रुक जा रही है. क्यों रुक जा रही है, इसलिए कि इसके नीचे एक फोर्स काम कर रहा है, स्मॉल जी ग्रेविटी काम कर रही है, या ये कहें कि
का mg जो भार है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जो इसको रोक दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पे देखा उन्होंने तो यहाँ पे ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसके पीछे के डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगे तभी ये बॉल क्या होगी, रुकेगी। और पीछे के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे ऐसा सरफेस उन्होंने लिया है जिसमें फ्रिक्शन लगे ही नहीं, तो फिर उन्होंने देखा कि ये बॉल जो है वो कभी रुकेगी ही नहीं, सीधे क्या होगी, चलती जाएगी। गैलीलियो ने इतना एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि अगर कोई बॉल फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रही है तो बॉल कभी रुकेगी नहीं। अब गैलीलियो ने इतना एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उन्होंने कहीं फोर्स का नाम नहीं दिया। फोर्स का नाम लिया किसने, न्यूटन। आगे आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो है मोशन के रिस्पेक्ट में 3 अपने लॉ दिए हैं, जिसमें आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि इफ द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। न्यूटन ने अपने पहले लॉ में इसी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को लेके उन्होंने ये बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मतलब अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, जैसे हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे। अब एक्सटर्नल मीन्स बाहर से लगने वाला फोर्स, और अनबैलेंस मीन्स उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। इंटरनल फोर्स से कोई मतलब नहीं है, बैलेंस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल और अनबैलेंस दोनों तरीके के फोर्स लगने चाहिए, तभी क्या होगा, कोई बॉडी के स्टेट्स में होने वाले चेंज हो गए। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में क्या होता है इनर्शिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक। आगे आता है न्यूटन सेकंड लॉ। आगे to understand the second law of motion, Newton's second law of motion, we should first understand the term momentum. What is momentum? न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहले we know that a cricket ball is much heavy than a tennis ball. Suppose we throw a cricket ball and a tennis ball with the same speed, then suppose करिए कि एक क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, तो हम जानते हैं क्रिकेट बॉल क्या होती है, थोड़ी हैवी होती है, और टेनिस बॉल क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है। दोनों को सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब हम उसको रोकते हैं तो जो हैवी बॉल होती है उसको रोकने में हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और जो लो वेट की बॉल होती है उसको रोकने में हमें क्या करना पड़ता है, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि द फोर्स required to stop a moving body is directly proportional to its mass. क्या कह सकते हैं, the force required to stop a moving body is directly proportional to its mass. मतलब जिस ऑब्जेक्ट का या जिस बॉल का ज्यादा मास रहेगा उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, और जिसका कम मास रहेगा उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। ऐसे if we throw a cricket ball of the same mass and different shape of velocities, it will be found that the force required to stop the cricket ball which is moving higher velocity and less force is required to move a lower velocity. अगर सेम बॉल ले लें, दो क्रिकेट की बॉल ले लें जिसका दोनों का वेट क्या हो, सेम हो, उस कंडीशन में दोनों का अलग अलग स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, एक को तेज फेंक रहे हैं, एक को धीरे फेंक रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी हम ये देखते हैं कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ हायर वेलोसिटी बॉल इज मोर देन द लोअर वेलोसिटी बॉल।
ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का मोशन की क्वांटिटी कितनी है वो डिपेंड करता है किस पे, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब किस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो दो चीजों पे, मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही क्या कहते हैं, हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मतलब द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दिस गिव्स अनदर टर्म नोन एज मोमेंटम। इसी को हम एक अलग टर्म से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इस तरीके से जो मोमेंटम होता है हमारा, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं तो p इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, mv। अगर इसका SI यूनिट की बात की जाए तो m से हो जाएगा kg, मास का क्या होता है किलोग्राम, v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका SI यूनिट, किसका, तो मोमेंटम का। ठीक है, ये रहा हमारा मोमेंटम। अब अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, तो हम सीधा देखेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट वेलोसिटी इज जीरो एंड हेंस द मोमेंटम इज आल्सो जीरो। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। और एवरी मूविंग बॉडी पॉसेसेस मोमेंटम, और सभी बॉडीज जो मोशन में है, जो मूव कर रही है, उन सारी बॉडीज के अंदर क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, आगे आता है हमारा सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है, किसी भी बॉडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है हमारा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। सपोज कर लेंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू करता है और उसका मास m ही रहेगा, और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थे। इस कंडीशन में जो इसका चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ पे मोमेंटम क्या था, mu था, यहाँ पे मोमेंटम क्या हो गया, mv हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u, और t इसी के नीचे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। और we know that v माइनस u अपॉन t इज एक्सेलरेशन।
तो F is directly proportional to M into A, where A is equal to V minus U upon T। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट टर्म लगाएंगे K, where K is constant and K is equal to 1। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, K लेंगे और K की वैल्यू मान लेंगे 1 है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा हमारा F is equal to M into A, फोर्स is equal to मास into एक्सेलरेशन। ये हो जाता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। F is equal to M into A। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। और इसको जब हम सॉल्व कर सकते हैं एक्सेलरेशन के टर्म में, तो क्या आता है, F is equal to M into A मींस फोर्स is equal to मास into एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पे SI यूनिट ऑफ फोर्स जब देखेंगे तो मास kg, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा, और इसी एसआई यूनिट को हम कहते हैं न्यूटन। एंड मींस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही इसके क्या हो जाते हैं, एसआई यूनिट हो जाते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक, अगर सीजीएस यूनिट इसका देखें तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बराबर होता है 1 डायन के। ठीक है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 डायन के बराबर होता है। ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे थर्ड लॉ, अब आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। When a body exerts a force on the wall exerts an equal and opposite force on a boy। Suppose that कोई एक बॉय है, लड़का है, जो किसी दीवार पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब भी कोई बॉय, whenever a boy exerts a force on the wall exerts an equal and opposite force on the boy। जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमें उतना ही फोर्स लगा के पीछे की तरफ क्या करता है, धक्का देता है। मतलब अगर ये फोर्स लगा रहा है इस वॉल पे, तो इस पे वॉल भी पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। मीन्स whenever one body exerts a force on another body, then another body exerts an equal and opposite force on first body। This is called Newton's third law of motion। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स लगा देती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, मतलब उतना ही फोर्स लगाएगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जिसका एग्जांपल बहुत सारे हम देखते हैं कि रस्सी पकड़ के हम खींच रहे हैं तो वो रस्सी भी हमें उतनी ही तेजी से खींचती है। ठीक है, या किसी चीज को अगर हम धक्का देते हैं, अगर हम स्केट्स पहने हैं, सपोज दैट जो स्केट शू आता है, उस स्केट शू पहन के किसी दीवार को धक्का देंगे तो पता चलेगा हम पीछे की तरफ क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे स्केट्स पहने। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स हम दीवार पे लगाएंगे दीवार भी हमें उतना ही फोर्स लगा के पीछे की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का देते हैं। इसलिए कहा जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one body exerts another body exerts a force on another body, then another body exerts an equal and opposite force on first body। This is called Newton's third law of motion। Means to every action there is an equal and opposite reaction। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। कभी भी हम फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे तो हम दूसरी बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक होता है जो फोर्स की वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। इस तरीके से 2 स्प्रिंग बैलेंस हम ले लें।
ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस को एक रिजिड सपोर्ट से क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट है जिससे एक स्प्रिंग बैलेंस को हम क्या किए हैं, बांध दिए हैं, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को इससे कनेक्ट करके इस तरीके से फोर्स लगा के हम क्या करें, इसको खींच रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये स्प्रिंग बैलेंस अगर 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में शो करेगा, तो ये स्प्रिंग बैलेंस 4 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। मींस ये स्प्रिंग बैलेंस इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये स्प्रिंग बैलेंस इस पे भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जबकि हम खींच एक ही को रहे हैं, बट देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। इसी को कहते हैं क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसका एक और नाम होता है एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे अगर कोई बॉडी नीचे रखी है तो mg ऊपर की तरफ करता है तो रिएक्शन फोर्स r, सॉरी mg उसका वेट जो है फोर्स के रूप में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, तो रिएक्शन फोर्स r क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो हमारी गन होती है, गन से जब हम बुलेट को शूट करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ फोर्स लगाती है, तो गन पीछे की तरफ क्या करती है, झटका देती है। ठीक है, मतलब ये आगे की तरफ फोर्स लगा रही है तो इसका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।